हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूँ साइली और मैं आपका हमारे 11th स्टैंडर्ड के बैच में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इस चैप्टर को देख रहे थे, राइट। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने इसके पहले लेक्चर में क्या देखा था? एसआई यूनिट्स देखे थे, फिर डिराइव्ड यूनिट्स देखे, राइट। आज के इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। ओके, सो क्या होता है स्टूडेंट्स लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? क्या होता है स्टूडेंट्स? हमें पता है कि जब एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, है ना। एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म अ कंपाउंड्स। एंड जब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में पता नहीं था, नॉलेज नहीं था, उसके पहले जो प्रोसेस होती थी ये वाली कि एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, ये वाली जो प्रोसेस थी, ये वाली प्रोसेस हम इन 5 बेसिक लॉज का यूज करके करते थे, समझते थे। ओके, सो अभी तो हमें सारे पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में पता है, ये सारे बेसिक लॉज पता है, इसीलिए हमें अभी पता है सब कुछ चीज़ें, है ना। बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं हुआ करता था, है ना। सो इसमें क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम 5 लॉज पढ़ने वाले हैं। ओके, सो इसमें का सबसे पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, नाम से क्या समझ रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से क्या समझ रहा है? देखो, कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कुछ ना कुछ मास का कंजर्व होना, है ना। मतलब स्टूडेंट, अभी तो हमें पता है कि मास ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं तो पहले केमिकल रिएक्शन के पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद में होता है, ये सेम ही होता है, ये अभी हमें पता है, राइट। बट 18th सेंचुरी की अगर बात करें, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, है ना। सो 18th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो ये पहले पता नहीं था, राइट। पता थोड़ी ना था ये वाली चीज़ें। तो इसको सबसे पहले ये बताया था एक साइंटिस्ट थे, जो उनका नाम था एंटोनी लेवॉइजर करके एक साइंटिस्ट थे, जिनका जन्म 1743 एंड डेट 1794 में हुआ था। और ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ओके, जिसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ओके, सो ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस लॉ को बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ओके, सो उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने क्या किया, बहुत केयरफुली बहुत सारे कंबशन के एक्सपेरिमेंट्स किए। कौन से कंबशन के एक्सपेरिमेंट्स किए? ओके, नेमली उन्होंने जो बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस होता है या फिर मर्क्यूरी, ये दोनों का उन्होंने बर्निंग किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ओके, सो उनको क्या रिजल्ट्स मिले? उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ओके, उनको ये रिजल्ट्स मिला कि जब भी मैं देखता हूँ, जब कंबशन प्रोसेस हो जाती है तब देखता हूँ कि जो वेट है वो बढ़ के आ रहा है, देयर इज़ एन इंक्रीज इन वेट। ओके, सो फिर बाद में उन्होंने बहुत सारे उस पर एक्सपेरिमेंट किए, राइट। बट हर एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको यही पता चला, ही फाउंड दैट द weight gained by the phosphorus was exactly same as that of the weight lost by the air। समझ रहा है? मतलब फॉस्फोरस ने वेट गेन किया था, जितना वेट गेन किया था उतना ही वेट लॉस एयर ने किया था। ओके, सो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशन के ऊपर उन्होंने एक वर्ड कहा, मतलब एक उन्होंने अपना सेंटेंस बनाया, ही ऑब्जर्व दैट कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। समझा? मतलब जितना मास रिएक्टेंट का रहेगा उतना ही प्रोडक्ट का भी रहेगा। जब से अगर हम बात करते हैं, व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स एंड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, क्या मिलता है हमें? है ना, हाइड्रोजन बर्न होके ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन होते तो वाटर मिल जाता है, राइट। तो अगर आप देखते हो वाटर की तरफ, द मास ऑफ वाटर कितना होता है? इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड
ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ है, राइट। प्रोडक्ट हमारा वाटर बना हुआ है बट उसके लिए कंज्यूम क्या हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो कितना कंज्यूम हुआ है, इन दोनों की एडिशन इज इक्वल टू द वाटर, है ना। नाउ मीन्स अगर हम बात करते हैं तो 18 ग्राम अगर वाटर बन रहा है तो इधर भी 2 + 16 हो जाता है, राइट, वाटर की अगर बात करते हैं तो। ओके, सो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन, ये बाद में पता चला बहुत सारे रिएक्शन से। ओके, और एक एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, अगर आप आपके घर में अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करो कि जिसमें आप एक सपोज कोनिकल फ्लास्क लो जिसमें आइस भरे हैं, जिसका वेट है मान लो सपोज 50 ग्राम। ओके, और जब आप इस कोनिकल फ्लास्क को क्या करोगे, हीट करोगे, राइट, मतलब आप हीट कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग अ फिजिकल चेंज। ओके, यू आर नॉट डूइंग अ केमिकल चेंज। समझ रहा है बात मुझे आपको। सो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये फिजिकल चेंज का है। ओके, सो आप अगर उसको हीट कर रहे हो मतलब फिजिकल चेंज कर रहे हो, जब भी उसका वाटर बनेगा, आइस को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। सो जो वाटर रहेगा उसका भी वेट कितना पाया जाएगा, यस 50 ग्राम्स, राइट। तो इससे भी हमें समझ सकते हैं कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, नाउ ये तो हो गई फिजिकल चेंज की बात, है ना। बट अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, देयर ऑल्सो केमिकल चेंज ऑल्सो, है ना। केमिकल चेंज की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेकिंग सोडा रिएक्ट विथ विनेगर, राइट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट। जब बेकिंग सोडा को हम विनेगर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, H2O, CO2, Na+ आयन एंड CH3CO आयन्स, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको, जब आप इसका देखोगे तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट आपको दिखेगा। चलो आप देखो Na कितने हैं, H कितने हैं, CO3 कितने, चलो देखो, है ना। तो इससे हमें क्या समझ रहा है, इतने सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिया, तो इससे आपको क्या समझ रहा है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मास को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता था, ठीक है, समझा। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ओके, सो ये जो लॉ था ये हमें बताया था जोसेफ प्रॉस्ट करके एक फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ के बारे में हमें बताया था। ओके, सो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया। ओके, कहाँ पे, ऑन 2 सैंपल ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट। उन्होंने 2 सैंपल लिए क्यूप्रिक कार्बोनेट। एक जो सैंपल उन्होंने लिया वो था नेचुरल सैंपल, ओके, मतलब नेचुरल ओरिजिन से मिला हुआ वो सैंपल था क्यूप्रिक कार्बोनेट का। और दूसरा जो उन्होंने सैंपल लिया वो था सिंथेटिक वन, मतलब सिंथेटिक तरीके से बनाया हुआ था, ऐसा सैंपल उन्होंने लिया। ओके, सो उसने देखा कि ये दोनों जो सैंपल्स है उनका कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट वाज सेम। कैसा था, दोनों भी इसमें जो कंपोजिशन था, है ना, वो कंपोजिशन था किसका, एलिमेंट्स का, वो सेम था फॉर बोथ दी सैंपल्स, है ना। देख पा रहे हैं ना आप, सेम है 51.51, 9.38 पॉइंट, है ना। इससे जोसेफ ने एक लॉ बताया और वो लॉ था, क्या था, उसने क्या बोला, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। मतलब अगर हम इन सारे के वेट देखते हैं तो सेम प्रपोर्शन है वॉट एवर द सैंपल इट इज, irrespective to the source, right? A given sample always contain same element in the same proportion. कहीं से भी आप वो सैंपल लाओ, जैसे उसने क्यों लिया ऐसे 2 सैंपल, उसको देखना था कि नेचुरल सोर्स वाला और सिंथेटिक सोर्स वाले में कोई डिफरेंस तो नहीं दिखता है, बट उसको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखा, उनका जो एलिमेंट का कंपोजिशन था वो सेम ही था।
ओके। सो इसने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट इसने बस एक ही सैंपल पे नहीं किया, इसने ये जो अपना लॉ, ये जो लॉ उसने बताया, इस लॉ पे, उस बेसिस पे उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किए और उसने तब कंफर्मली बताया हमें कि नहीं, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन ऑफ द एलिमेंट बाय वेट। ओके, इसको, ये जो लॉ बताया था, इस लॉ को हम डेफाइनाइट प्रोपोर्शन भी कहते हैं या फिर डेफाइनाइट कंपोजिशन, क्योंकि कंपोजिशन के बारे में बता रहा है, डेफाइनाइट मतलब करेक्ट। ओके, सो करेक्ट डेफिनेशन के बारे में, कंपोजिशन के बारे में बता रहा है, तो हम इसको डेफाइनाइट कंपोजिशन भी कहेंगे। ओके, सबसे सिंपल सा एग्जांपल अगर आप बात करें तो ये तो आपके टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है, आपको समझ में आ जाए कि वहाँ पे एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल की अगर आप बात करते तो पानी का, वाटर, राइट। पानी आप कहीं से भी लाओ, किसी के भी घर का लाओ, आरओ का वाटर लाओ या फिर नल का पानी लाओ या फिर कहीं से भी पानी लाओ, रिवर से लाओ, ओशियन से लाओ, कहीं से भी लाओ, उसका जो प्रोपोर्शन रहेगा H2O मतलब 2 हाइड्रोजन इन द रेशियो विथ 1 ऑक्सीजन, ये ही रहेगा, राइट। सो ये हमारा बताता है लॉ ऑफ डेफाइनाइट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफाइनाइट कंपोजिशन। ओके, सो समझ में आई ये लॉ? ओके, दोनों लॉ समझ में आया आपको? ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लॉ था, क्या था? नेक्स्ट लॉ था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का हमारा थर्ड जो लॉ था वो था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, सो क्या समझ में आ रहा है? मल्टीपल प्रोपोर्शन में होना, कौन? कंपाउंड्स। ओके, सो क्या है तो ये देखते हैं इस लॉ में। ये जो लॉ था, ये लॉ जॉन डाल्टन ने प्रपोज किया था 1803 में। ओके, और उसने ये ऑब्जर्व किया था कि जब दो एलिमेंट्स, दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो एक से ज़्यादा बनता है। समझ रहे हैं आप? A प्लस बी रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म C प्लस D। ओके, एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म होना मतलब। ओके, सो इसने ये जो कहा, इसके लिए इसने बहुत सारे फिर एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए जॉन डाल्टन ने, और उसने ये बोला, क्या बोला उसने? ये बड़ा सा स्टेटमेंट बोला। क्या बोला? इतना बड़ा दिखता है बट है छोटा सा ही, समझने लायक है। ओके, तो उसने क्या बोला? व्हेन 2 एलिमेंट्स, सपोज 2 एलिमेंट्स है, कौन कौन से? A एंड B। ओके, A एंड B अगर कंबाइन हो जाते हैं, 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, मतलब C प्लस D बना रहा है सपोज, तो मासेस ऑफ एलिमेंट B दैट कंबाइन विद द मासेस ऑफ A, मतलब B जो A के साथ कंबाइन हो रहा है विद द गिवन मास ऑफ A आर ऑलवेज इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। ओके, अगर नहीं समझा है इस स्टेटमेंट से तो सबसे पहले अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा, तब आप ये स्टेटमेंट पढ़ना। ओके, देखो एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे, आपके टेक्स्ट बुक में 2 दिए हैं, हम दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो क्या दिया है? हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ये तो हमें पता है ना। हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स, मतलब पानी ही नहीं बनता है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो पानी नहीं बनता है, फिर दूसरा कंपाउंड कौन सा बन सकता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बन सकता है, राइट। सो वही हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट होता है तो वाटर भी बनाता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाता है, राइट। सो सबसे पहले पहला वाटर वाला देखो, जब 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव द 18 ग्राम ऑफ वाटर, राइट, समझा। जब वही 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद द 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 34 ग्राम ऑफ दी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। यहाँ पे अगर आप दोनों एग्जाम्पल में देखोगे तो मासेस ऑफ ऑक्सीजन कितना है? एक में 16 ग्राम है और एक में 32 ग्राम है ना, विच कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो ऑफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन दैट इज द 2 ग्राम, है ना। 2 ग्राम के साथ रिएक्ट हो रहे हैं जो कि
फिक्स है। जब आप इन दोनों का रेशियो निकाल, चेंजिंग क्वांटिटी कौन सी है, ऑक्सीजन का रेशियो। सो ऑक्सीजन के रेशियो की अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप उनकी रेशियो निकालते हो 16:32, सो यू विल गेट अ रेशियो विच इज इन स्मॉल होल नंबर, दैट इज 1:2। ओके, एक दूसरा एग्जाम्पल लो। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म, कौन से दो कंपाउंड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। सो नाइट्रोजन आपके बुक में देखो, नाइट्रोजन 14 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम टू गिव अ नाइट्रिक ऑक्साइड कितने ग्राम का, 30 ग्राम का, राइट। अगेन नाइट्रोजन 14 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम to give 46 gram of the nitrogen dioxide, right. So here we will find that oxygen का जो रेशियो है अगेन चेंज हो रहा है, 16 ग्राम एंड 32 ग्राम, राइट। सो इसका अगर आप फिर से रेशियो निकालोगे और जब देखोगे तो अगेन कितना आएगा, 1:2। और किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, अभी हाइड्रोजन के साथ नहीं, अभी ये नाइट्रोजन जिसका मास है, जिसका 14 ग्राम मास ऑफ द नाइट्रोजन, है ना। यहाँ पे जो मास ऑफ नाइट्रोजन है उसका रेशियो 14:14 मतलब 1:1 ही है ना। अगेन अगर आप CO एंड CO2 का एग्जाम्पल लेते हो तो अगेन कितना रेशियो आते हैं, 1:2, राइट। अगेन कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हो, SO2 एंड SO3, राइट, उसको बनाओ, फिर उसका अगर रेशियो देखते हो तो 2:3 आता है ना। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिससे अगर हम एक ही इससे अगर हम मोर देन 2 कंपाउंड्स अगर बना पा रहे हैं तो उनका जो रेशियो रहेगा वो रेशियो कैसे रहेगा, स्मॉल होल नंबर में रहेगा। नाउ अभी पढ़ो, अभी समझ रहा है, अभी देखो, व्हेन 2 एलिमेंट्स A एंड B फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, है ना, A एंड B सपोज ये है, फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, वाटर भी फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी फॉर्म कर रहा है। द मासेस ऑफ एलिमेंट बी दैट कंबाइन विद द गिवन मास ऑफ ए ऑलवेज इन, देखो ये मास तो कांस्टेंट है, इसके ऊपर तो अभी देखो ही नहीं, चेंज किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। सो ऑक्सीजन 16:32 ग्राम मतलब कितना, 1:2 रेशियो में, जो कि होल नंबर है। ओके, सो समझ में आया स्टूडेंट, समझ में आया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है। ओके, सो हमारा यहाँ पे 3 जो लॉ थे वो कंप्लीट हो गए। हम जो हमारे 2 नेक्स्ट लॉज है उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू।